सुप्रभात। मैं श्रीमती कविता राय राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय महापुरा जयपुर में विज्ञान की प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 11 के सामान्य विज्ञान के पाठ 20 मेंडलवाद का अध्ययन करेंगे। आनुवंशिकी पर मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग एवं लक्षणों की वंशागति में निहित क्रियाविधि की व्याख्या करने वाले नियमों का प्रतिपादन मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। अर्थात मेंडल ने आनुवंशिकी पर किए गए जितने भी प्रयोग हैं, जितने भी लक्षणों का उन्होंने अध्ययन किया, उन सब के आधार पर जो नियम प्रतिपादित किए गए, आज उन्हीं नियमों को हम मेंडलवाद के नाम से जानते हैं। ग्रेगर जोहन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया में एक कृषि परिवार में हुआ था और उन्होंने मटर, जिसे कि हम गार्डन पी भी कहते हैं, उस पर कार्य किया। उनका जो शोध जितना भी है वो सब मटर के पौधे पर किया गया। मटर के पौधे का चुनाव का सबसे बड़ा कारण तो ये था कि मटर का पौधा एक वर्षीय पादप होता है, जिसकी वजह से उसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन बहुत ही कम समय में किया जा सकता है। मटर का पौधे का आकार छोटा होने के कारण उसे उद्यान में आसानी से लगाया जा सकता है। द्विलिंगी होने की वजह से मटर में स्वपरागण और परपरागण आसानी से संभव है। मटर में अनेक विपर्यासी लक्षण भी पाए जाते हैं। मेंडल ने जो अध्ययन किया उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है एक संकर संकरण। इस प्रकार के संकरण में एक जोड़ी युग्म विकल्पी के मध्य ये कराया जाता है और एक जोड़ी युग्म विकल्पी का अध्ययन हम इसमें करते हैं। एक जोड़ी युग्म विकल्पी का अर्थ हुआ जैसे कि शुद्ध लंबा टी बड़ा टी, जब इसका क्रॉस या इसका संकरण हम एक बौने पौधे शुद्ध छोटा टी पौधे के साथ मध्य करवाते हैं तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे हमें लंबे प्राप्त होते हैं। इन संततियों को हम संकर कहते हैं और इनका जीन प्रारूप विषम युग्मजी होता है। विषम युग्मजी का अर्थ मतलब हुआ कि इसके अंदर एक जीन तो बड़ा है और एक जीन छोटा है। बड़ा टी और छोटा टी ये है विषम युग्मजी। जबकि अगर दोनों ही बड़े हैं तो उसे हम सम युग्मजी कहते हैं, या दोनों ही छोटे हैं तो भी वो सम युग्मजी कहलाते हैं। ये सम युग्मजी लंबा पौधा है, ये सम युग्मजी बौना पौधा है। जब इनका क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी के अंदर हमें जो पौधे प्राप्त होते हैं वो विषम युग्मजी लंबे प्राप्त होते हैं। जब F1 पीढ़ी का संकरण हम स्वपरागण करवाते हैं तो F2 पीढ़ी के अंदर लंबे और बौने दोनों ही प्रकार के हमें पौधे प्राप्त होते हैं। इस संकरण की F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप 3:1 होता है। हम देखेंगे, ये देखें कि जब हम शुद्ध लंबे पौधे का शुद्ध बौने पौधे के साथ में क्रॉस करवाते हैं तो F1 पीढ़ी के अंदर हमें विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी के पौधों का जब हम आपस में क्रॉस करवाते हैं तो F2 पीढ़ी के अंदर जो पौधे प्राप्त होते हैं उन पौधों के अंदर 3 पौधे लंबे और एक पौधा बौना होता है। जो 3 लंबे पौधे हैं उन 3 लंबे पौधों में से एक पौधा समयुग्मजी लंबा है और 2 पौधे विषम युग्मजी लंबे होते हैं और एक पौधा तो बौना है ही। तो इस प्रकार से इसका जो लक्षण प्रारूप है वो तो 3:1 है, अर्थात 3 पौधे लंबे और एक पौधा बौना। और जीन प्रारूप है 1:2:1, अर्थात एक समयुग्मजी लंबा, 2 विषम युग्मजी लंबे और एक समयुग्मजी बौना। ये देखें, इस संकरण की F2 पीढ़ी के लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 है, अर्थात 3 लंबे और एक बौना, 75% लंबे और 25% बौने पौधे। और जीन प्रारूप है 1:2:1। आइए अब हम पढ़ते हैं द्विसंकर संकरण। यह संकरण 2 जोड़ी, द्विसंकरण नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि इसके अंदर हम 2 जोड़ी युग्म विकल्पियों का अध्ययन करते हैं। ये इसका चार्ट है जिसका अध्ययन अभी हम वापस करेंगे। अब हम देखते हैं द्विसंकर संकरण होता क्या है। द्विसंकर संकरण के लिए मेंडल ने पीले और गोल बीज वाले पौधे का संकरण हरे व झुर्रीदार, 2 लक्षण हो गए। एक तो लक्षण हो गया रंग का, या तो पीला है या हरा है,
और दूसरा लक्षण जो है वो हो गया आकार का, कि बीज गोला है या झुर्रीदार है। तो इस प्रकार से हम 2 लक्षणों का अध्ययन एक साथ कर रहे हैं। तो F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे जो हैं वो पीले और गोल बीज वाले उत्पन्न होंगे, क्योंकि पीला रंग और गोल आकृति प्रभावी लक्षण है, और हम जानते हैं कि F1 पीढ़ी के अंदर प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है, अर्थात बीज का पीला रंग और गोल आकार क्रमशः हरे और झुर्रीदार आकार पर प्रभावी है। F1 पीढ़ी के पौधों का जब हम स्वपरागण कराते हैं तो F2 पीढ़ी के अंदर 4 प्रकार के बीजों वाले पौधे प्राप्त होंगे। 9 पौधे पीले व गोल बीज वाले, 3 पौधे पीले व झुर्रीदार, 3 हरे व गोल और 1 हरा एवं झुर्रीदार। इस प्रकार F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप होगा 9:3:3:1 और जीन प्रारूप है 1:2:4:1:1:2:1:1:2:1। द्विसंकर संकरण की F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के लक्षण प्रारूप और 9 प्रकार के जीन प्रारूप प्राप्त होते हैं। आइए अब इसे हम चित्र के द्वारा समझते हैं। जनक पीढ़ी के अंदर हमने 2 जनक लिए। एक जनक में बीज जो थे वो पीले थे और गोल थे। दूसरे जनक के अंदर जो कि अप्रभावी लक्षण है, हरा और झुर्रीदार थे। दोनों ही हमने समयुग्मजी लिए और इनके युग्मक बने बड़ा Y और बड़ा R, और या इसके युग्मक बने छोटा y और छोटा r। हम देखेंगे कि F1 पीढ़ी के अंदर प्रभावी लक्षण होता है लेकिन विषम युग्मजी होते हैं, इसलिए बड़ा Y, छोटा y और बड़ा R और छोटा r ये दिखाई देगा हमें F1 पीढ़ी के अंदर। जब हम F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण करेंगे तो इस प्रकार से हमारा एक चेकरबोर्ड बनता है। जब हम F1 पीढ़ी के अंदर पौधों के युग्मकों का क्रॉस करवाएंगे, जैसे यहाँ पर देखें आप उदाहरण के रूप में कि जब हम बड़ा Y बड़ा R का क्रॉस हम इधर बड़े Y और बड़े R के साथ में करवाते हैं, तो यहाँ आप देखिए बड़ा Y और बड़ा R बड़ा R, तो जो प्राप्त पौधा है वो पीला होगा और उसका बीज जो है वो गोल होगा। दूसरी एक और उदाहरण देखें कि जब हम बड़ा Y और छोटे R का क्रॉस बड़े Y और बड़े R के साथ में कराते हैं तो प्राप्त पौधा जो है वो बड़ा Y बड़ा R और छोटा R यानी कि पीला और गोल ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से जब हम क्रॉस करते चले जाते हैं तो अंततः हम देखेंगे कि जो हमारे जितने पौधे हमें प्राप्त हुए उनके लक्षण प्रारूप का अनुपात है 9:3:3:1, अर्थात 9 पौधे तो हमारे पीले और गोल बीज वाले होंगे, 3 पौधों के अंदर हमारे बीज पीले और झुर्रीदार होंगे, 3 पौधों में बीज हरे और गोल होंगे और 1 पौधा है जिसके अंदर बीज हरे और झुर्रीदार पाए जाएंगे। ये है मेंडल के द्विसंकर संकरण का चेकरबोर्ड। आइए हम देखते हैं मेंडल के आनुवांशिकी के नियम। मेंडल के आनुवांशिकी के 3 नियम दिए गए। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा विसंयोजन का नियम और तीसरा है स्वतंत्र प्रतिसम्मिश्रण या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पहला नियम देखें, प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार विषम युग्मजीय अवस्था में एक जीन दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को दबा सकता है। जैसे अगर पौधा लंबा है, लंबा पौधे के अंदर बड़ा टी जो है वो जो उसका दूसरा जीन है छोटे टी यानी कि बौनेपन का जो लक्षण है उसे दबा सकता है। तो हम ये देखेंगे कि लंबेपन का लक्षण जो है वो प्रभावी लक्षण है और बौनेपन का लक्षण जो है वो अप्रभावी लक्षण है। तो ये नियम क्या कहता है कि विषम युग्मजीय अवस्था के अंदर जब बड़ा टी और छोटा टी दोनों एक साथ उपस्थित हैं, उस अवस्था के अंदर एक जीन यानी कि बड़ा टी दूसरे जीन की अभिव्यक्ति यानी कि छोटे टी की अभिव्यक्ति को दबा सकता है। ये प्रभावी जीन F1 पीढ़ी में भी प्रदर्शित होता है। दूसरा नियम विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार विषम युग्मजीय का संकर अवस्था में युग्म विकल्पी के दोनों कारक पास पास रहते हुए भी एक दूसरे से मिश्रित नहीं होते हैं, अर्थात बड़ा टी और छोटा टी दोनों साथ साथ रहते हुए भी एक दूसरे को मिश्रित नहीं करते हैं। जो विषम युग्मजीय अवस्था होती है, इस विषम युग्मजीय अवस्था के अंदर दोनों युग्म विकल्पी साथ साथ पास पास रहते हुए भी एक दूसरे से मिश्रित नहीं होते हैं और युग्मकों की शुद्धता को बनाए रखते हैं।
युग्मक निर्माण के समय दोनों कारक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं तथा प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही जीन होता है। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपयून का नियम। इस नियम के अनुसार विभिन्न लक्षणों की वंशागति एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, अर्थात एक लक्षण दूसरे लक्षण से प्रभावित हुए बिना संततियों में वंशागत होते हैं। अगर हम दो लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं तो एक लक्षण जो है वो दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता है और बिना प्रभावित हुए संततियों में उसकी वंशागति होती है। पूर्ण प्रभाविता, जब किसी प्रभावी विकल्पी द्वारा विषम युग्मज अवस्था में उत्पन्न लक्षण उसके द्वारा समयुग्मज अवस्था में उत्पन्न लक्षण के समान हो तो उसे हम पूर्ण प्रभाविता कहते हैं। उदाहरण के लिए मटर के पौधे के गोल और झुर्रीदार बीज के विपर्यासी लक्षण एवं लंबे व बौने पौधे के गोल एवं लंबे लक्षण पूर्ण प्रभावी लक्षण होते हैं। अब देखते हैं हम अपूर्ण प्रभाविता। कार्ल कॉरेंस ने ये अपूर्ण प्रभाविता जो है वो मेंडल ने नहीं पढ़ी थी, जबकि कार्ल कॉरेंस ने 1903 के अंदर एक पौधा है मिराबिलस जलापा, जिसे हम अंग्रेजी के अंदर 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, जिसके अंदर आप अगर कभी देखे हो आपने तो उसके अंदर लाल और सफ़ेद रंग के पुष्प दिखाई देते हैं। इसमें उन्होंने कार्ल कॉरेंस ने अपूर्ण प्रभाविता का अध्ययन किया कि जब मिराबिलस जलापा के लाल पुष्प का वाले पौधे का संकरण हम सफ़ेद पुष्प वाले पौधे से कराते हैं तो F1 पीढ़ी के सभी पुष्प न तो लाल दिखाई देंगे न सफ़ेद दिखाई देंगे, बल्कि एक तीसरा ही रंग दिखाई देता है और वो रंग है गुलाबी रंग। तीसरा रंग यानी कि गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं। यहाँ देखें, जब लाल पुष्प का क्रॉस हमने सफ़ेद पुष्प के साथ में कराया तो हमने देखा कि अब जो पुष्प प्राप्त हुए F1 पीढ़ी के अंदर उन पुष्पों का रंग जो था वो गुलाबी पुष्प थे। ये दिखाता है कि अप्रभाविता का लक्षण कैसे दृष्टिगोचर होता है। अब हम पढ़ेंगे बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण, पूर्वज जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि पिछली पीढ़ी यानी कि हमारे से पहले वाले, है ना। तो जब हम F1 पीढ़ी की संतति का संकरण किसी भी जनक के साथ में कराते हैं, F1 पीढ़ी का संकरण हम किसी भी जनक के साथ में कराते हैं तो उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। अब जनक जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो जनक प्रभावी जनक हो सकता है या अप्रभावी जनक होता है। जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक से करवाते हैं तो उसी बैक क्रॉस को हम आउट क्रॉस कहते हैं। यानी कि आप ये समझें कि बैक क्रॉस जो है वो दो प्रकार का होता है, एक आउट क्रॉस और दूसरा टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के अंदर F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक से कराया जाता है। चित्र में देखें, ये F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी का संकरण अगर प्रभावी जनक से कराया जाता है तो हम उसको आउट क्रॉस कहते हैं, और इसी F1 पीढ़ी का संकरण अगर हम अप्रभावी जनक के साथ में करवा रहे हैं तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। दोनों ही बैक क्रॉस के उदाहरण हैं। जब प्रभावी जनक है तो आउट क्रॉस है, जब अप्रभावी जनक के साथ में करा रहे हैं तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ये हो गया हमारा संकर पूर्वज संकरण।